एक सीकर ने पूछा है, आज की सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत कॉमन है। क्या इसे सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकती है? इसके बारे में आपका क्या मत है? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ना इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें इसके खिलाफ एक वैल्यू सिस्टम पैदा करना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में इसको लेकर के कोई वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। खास तौर से मॉडर्न जनरेशन के अंदर इसको लेकर के कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक वैल्यू सिस्टम को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बारे में स्पेसिफिकली हमें नहीं बताया गया है कि इसके क्या नुकसान हैं। देखिए, फिल्मों में ये हर सेंट्रल थीम है। पैशनेट लव फिल्मों में एक सेंट्रल थीम है, लेकिन फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो इसका डार्क एस्पेक्ट नहीं दिखाया जाता है। इसका काला जो अध्याय है वो नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ इसका ब्राइटर और रोमांटिक एस्पेक्ट दिखाया जाता है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो पैशनेट या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, इनका जो इनिशियल यूफोरिया होता है, जो शुरुआती उन्माद और मज़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा दिन का नहीं होता। थोड़े ही दिन का इसका मज़ा है और उसके बाद ये रिलेशंस एक तरीके की लाइबिलिटी हो जाते हैं। और चूंकि ये रिलेशंस में जो इस तरीके के रिलेशंस में इमोशंस बहुत ही इंटेंस होते हैं, इसलिए मेमोरी बिल्डिंग भी बहुत ही स्ट्रांग होती है। जब किसी रिलेशनशिप में मेमोरी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो उसको भूल पाना भी बहुत मुश्किल होता है और वो हमारी कॉन्शियसनेस में भी बहुत ज़्यादा इंटरफियर करते हैं। तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसका जो जब ये इनिशियल यूफोरिया चला जाता है, तो ये एक तरीके की चेज हो जाता है। रिलेशनशिप एक तरीके की चेज है। चेज किस प्रकार से है? जब तक यूफोरिया नहीं आया होता है, अपने पीक पर यूफोरिया या उन्माद नहीं पहुंचा होता है, तब तक लवर बिलवेड को चेस करता है। और जब यूफोरिया का पीक आ जाता है, रिलेशनशिप में एंजॉयमेंट का जो फेज है, वो जब फेज डिक्लाइन पर आ जाता है, तो फिर बिलवेड लवर को चेस करती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें लवर और बिलवेड का तो एक तरीके से यूनिफिकेशन हो ही नहीं पाता, सिर्फ एक चेज हो रह जाती है, सिर्फ एक तरीके से पीछा करना हो जाता है। और इनफैक्ट ये चेज इसलिए भी जारी रहती है क्योंकि चेज एक तरीका है इस तरीके के रिलेशनशिप के गिल्ट को ख़त्म करने का। तो ये रिलेशनशिप एक तरीके की चेज है। पहले लवर बिलवेड को चेज करता है, फिर बिलवेड लवर को चेज करती है कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, और इस तरीके से ये चेज जारी रहती है। कभी भी इसमें एक स्टेबल हैप्पीनेस कभी इस तरीके के रिलेशनशिप में नहीं रहती है। अब जहाँ तक रिलेशनशिप के वैल्यू सिस्टम की बात है, तो ये रिलेशनशिप क्यों इतना ज़्यादा इसे डिनाउंस किया जाना चाहिए, क्यों इतना ज़्यादा ये खतरनाक है? ये इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि ये हमारी कॉन्शियसनेस को ही डिसरप्ट कर देता है। जब कोई व्यक्ति इस तरीके के रिलेशनशिप में पड़ जाता है, तो क्या होता है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। किस तरीके की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता? अपनी ड्यूटीज़ की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, अपनी प्रायोरिटीज़ की तरफ, अपनी प्राथमिकताओं की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। ड्यूटीज़ की तरफ कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, प्राथमिकताओं की तरफ कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, जो पैसा है उसकी ज़रूरत के प्रति कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना। पता चला बच्चा है, उसको उल्टी आ रही है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फ़ोन कॉल में एंगेज्ड है कि उसके बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है आदमी, लेकिन फ़ोन पे बात करने में लगा हुआ है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉन्शियसनेस ही डिसरप्ट हो गई है, प्रायोरिटी या प्राथमिकता ही डिसरप्ट हो गई है, ड्यूटी का सेंस ही खत्म हो गया है। और जिस व्यक्ति का ड्यूटी का सेंस खत्म हो जाता है, जिसकी प्राथमिकताएं डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसकी कॉन्शियसनेस के डिसरप्ट हो जाने की वजह से, उसकी चेतना के फटक जाने की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उसके पास चाहे जितनी क्वालिफिकेशन हो वो किसी काम का नहीं रह जाता है। क्योंकि वो अपनी प्रायोरिटीज़ को ही जब ध्यान में नहीं रख पाएगा, अपनी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में नहीं रख पाएगा, तो फिर वो भटक जाएगा। दूसरे लोग उसको कुचल देंगे, दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा लेंगे, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए चूंकि ये हमारी कॉन्शियसनेस को भटका देता है, हमारे सेंस ऑफ ड्यूटी को भटका देता है, हमारी प्राथमिकताओं को भटका देता है, पैशनेट लव या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसलिए इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक है। तो ये क्यों खतरनाक है ये हमें समझना होगा, क्योंकि ये हमारी प्राथमिकताओं को ही भटका देता है।
इसलिए ध्यान में रखना चाहिए इस बात को कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता सोसाइटी में। फिर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये किसी भी व्यक्ति को अपनी ग्रिप में ले सकता है। कुछ लोग चोर टाइप के होते हैं, इसलिए वो चोरी चोरी करते रहते हैं, लेकिन कभी बात खुलती नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनकी बात खुल जाती है। कुछ लोग बहुत ही पैशनेट होते हैं, इसलिए इसकी ग्रिप में आ जाते हैं। कुछ लोग बहुत वाइज होते हैं, इसलिए इसकी ग्रिप में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसकी ग्रिप में कोई भी आ सकता है। आपकी विजडम और आपका पैशन, दोनों से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इमोशन बहुत ही स्ट्रांग है। ये किसी को भी अपनी ग्रिप में ले सकता है। तो इसकी ग्रिप से बचने का क्या तरीका है? इसकी ग्रिप से बचने का एक ही तरीका है, अलर्ट रहना। अब अलर्ट कैसे रहेंगे? अलर्ट अपने रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस को लेकर के रहना है, अपनी लाइफ की रियलिटी को लेकर के अलर्ट रहना है। तो जो जितना आप रियलिटी के टच में रहेगा, रियलिटी को लेकर के ग्राउंडेड रहेगा, जीवन के यथार्थ को जितना गहराई से समझेगा, जीवन की कड़वाहट को, जीवन की चोटों को जितना अच्छे तरीके से ध्यान में रखेगा, वो इस तरीके के रिलेशनशिप के ग्रिप में नहीं आएगा। और सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि मुसीबत के वक्त में, एडवर्सिटी के वक्त में, ये इस तरीके के रिलेशंस के बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और जब व्यक्ति प्रॉस्पेरिटी के समय में गुजरता है, यानी उसके पास खूब धन धान्य रहता है, जीवन कंपैरेटिवली सुखमय रहता है, तो भी वो इसकी ग्रिप में आ सकता है। तो दुख के समय, जब आदमी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हो, दुखी हो, तब इस तरह के रिलेशनशिप के बनने की संभावना रहती है। और जब आदमी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के समय से गुजर रहा हो, बहुत ज़्यादा सुख में गुजर रहा हो, लाइफ कंपैरेटिवली ईजी हो, तब इस तरीके के रिलेशनशिप के ग्रिप में आने की, उसके इस तरह के रिलेशनशिप के ग्रिप में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो व्यक्ति को हमेशा इससे अलर्ट रहना चाहिए। इससे अलर्ट सिर्फ वही रह सकता है जिसकी रियलिटी टेस्टिंग बहुत हो। और रियलिटी टेस्टिंग उसी की हो सकती है जो लाइफ को उसकी पूरी इंटेंसिटी के साथ जीता हो। वही अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रह सकता है, अपने इमोशंस को चेक में रख सकता है। जो सबकी जिम्मेदारियों को समझता हो, अपने सोसाइटी के रोल को समझता हो, उसको प्राथमिकता देता हो, वो इसको चेक में रख पाएगा, इस तरीके के इमोशंस को, और अलर्ट रहेगा। वरना कोई भी इसके ग्रिप में आ सकता है। तो हमें अपने आप को रियलिटी के धरातल पर हमेशा रख करके सोचना चाहिए। अपनी समाज के प्रति क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसको समझना चाहिए। तभी हम इसके ग्रिप से बच सकते हैं और इस तरीके के इमोशंस को चेक में रख सकते हैं। और जहाँ तक इस तरीके के रिलेशनशिप्स की का सवाल है, तो आप ये मत समझिए कि इस रिलेशनशिप के इनहेरेंट स्ट्रक्चर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मज़ा होता है या कोई बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट की सेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो हमेशा अपनी तारीफ करता रहता है, हमेशा अपने आप को फ्लैटर करता रहता है, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट भी अपने बारे में उतनी फ्लैटरी वाली बातें, उतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, अपनी उतनी प्रशंसा नहीं करता जितना कि एक लवर अपनी बिलवेड की बारे में प्रशंसा करता है। और वो प्रशंसा कैसी होती है? वो प्रशंसा एक तरीके का झूठ है। और जब हम सब अपनी असलियत जानते रहते हैं कि हम क्या हैं, और जब कोई हमारी झूठी प्रशंसा करता है, तो फिर हम अंदर से तो जानते ही रहते हैं कि ये प्रशंसा सच नहीं है, ये प्रशंसा झूठ है। तो जब हम उसको देख लेते हैं कि ये झूठी प्रशंसा है, तो जो भी हमारी झूठी प्रशंसा कर रहा होता है, उसको हम एक सीक्रेट कंटेम्प्ट के साथ लेते हैं। हम उसके प्रति एक अपमान का भाव रखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इस तरीके के जो रोमांटिक और पैशनेट लव होते हैं, इसमें लवर और बिलवेड दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपमान का भाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि लवर जो है वो झूठी तारीफ बिलवेड की लगातार करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। बिलवेड भी उसको झूठी तारीफ कर रहा है। तो इस तरीके से झूठी तारीफ करने की वजह से अंदर से तो सब जानते ही रहते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है, वो उनकी क्या असलियत है। तो उस झूठ को जब वो देखते हैं कि ये मेरे से ऐसा झूठ बोल रहा है, तो मेरे बारे में झूठ कौन बोल सकता है? या तो इंटेंशनली झूठ बोल रहा हो, या मूर्ख होगा तो ही झूठ बोलेगा। तो इंटेंशनली झूठ तो बोलेगा नहीं, क्योंकि प्रेम संबंध है। तो फिर भी झूठ बोल रहा है, इसका मतलब मूर्ख ही होगा।
तो कोई मूर्ख से संबंध तो नहीं रखना चाहता, इसलिए मूर्ख के प्रति सीक्रेट अपमान की भावना रखता है। तो इसलिए इस तरीके के पैशनेट लव में एक अपमान की भावना हमेशा जुड़ी हुई होती है। और जहाँ तक इस तरीके के पैशनेट लव का सवाल है, तो आप पाएंगे कि इसमें चूंकि जस्टिस तो हो नहीं पाता है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट तो कर नहीं पाती है, तो ये हमेशा एक तरीके का सीक्रेट रहता है। और जो चीज़ सीक्रेट रहती है उसमें इमोशंस को ठीक से वेंट नहीं मिल पाता, और इस तरीके से उसमें कोई खुशी नहीं रह पाती है जो टिक पाए या जो थोड़ा सा सस्टेन कर पाए हैप्पीनेस को, क्योंकि वेंट ही नहीं है इमोशंस को मिल पाता है। तो इसलिए ये कोई बहुत ही रिकमेंडेड नहीं है इस तरीके का रिलेशनशिप। और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि फिल्मों में और दूसरी जगहों पे इस तरीके के रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करके बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली जो जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या पैशनेट लव है, ये चूँकि हमारी कॉन्शियसनेस को ही डिसरप्ट कर देता है, और जब कॉन्शियसनेस डिसरप्ट हो जाती है तो फिर हम बिना मूर्ख बने नहीं रह सकते हैं, और हमारी मूर्खता ब्रेकअप के बाद भी जारी रहती है, क्योंकि इमोशंस का जो असर होता है, प्रेम का जो इमोशन होता है, पैशंस का जो इफेक्ट होता है, ये इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होता, ये बहुत ही धीरे धीरे ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो बहुत लंबे समय तक जाने के बाद ही इसका जो है इम्पैक्ट ख़त्म हो पाता है। और कभी कभी तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है 10-10, 15-15 साल तक इमोशंस का इम्पैक्ट रहता है। तो जब तक इम्पैक्ट नहीं रहेगा तब तक आपका परसेप्शन ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, आप वस्तुनिष्ठ तरीके से चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, तथ्यात्मक तरीके से नहीं देख पाएंगे, इमोशंस की नज़र से देखेंगे फैक्ट्स को। और जब आप इमोशंस की नज़र से फैक्ट को देखते हैं तो फिर आप सही तरीके से नहीं देखते हैं, सही तरीके से आप फैसला नहीं ले पाते, सही तरीके से आप असेसमेंट नहीं कर पाते। फ्रांसिस बेकन ने तो एक बार एक जगह कहा है कि प्रेम करना और बुद्धिमान बने रहना ये असंभव है एक साथ, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई प्रेम भी करे और बुद्धिमान भी बना रहे। अगर बुद्धिमान होगा तो पैशनेट लव नहीं कर रहा होगा, और अगर पैशनेट लव कर रहा होगा तो बुद्धिमान नहीं रह पाएगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इमोशंस की ग्रिप में जो व्यक्ति रहेगा उसका जजमेंट ऑब्जेक्टिव रह ही नहीं पाएगा, तथ्यात्मक व्यवहार रह ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वो मूर्ख के समान हो जाएगा। तो जो भी इस तरीके का प्रेम करते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, वो एक मूर्ख व्यक्ति की तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जजमेंट करने की क्षमता घट जाती है। वो चीज़ों को तथ्यात्मक तरीके से नहीं देख पाते हैं, वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं देख पाते हैं, ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते। और चूँकि ये हमारी कॉन्शियसनेस को डिसरप्ट कर देता है, हमारी प्राथमिकताओं को ख़त्म कर देता है, हमारे सेंस ऑफ ड्यूटी को ख़त्म कर देता है, जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं उन चीज़ों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया और रिस्पांस को ख़त्म कर देता है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का काम है हमारी कॉन्शियसनेस को सबोटाज कर देना, उसमें बॉम्ब लगा देना, उसको डिसरप्ट कर देना। बहुत सारे लोग जो है प्रेम को बड़ा संवेदनात्मक और प्रेम को बड़ा कंपैशन का प्रतीक मानते हैं, और इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। नहीं, प्रेम अलग अलग तरीके का होता है, कुछ प्रेम अच्छा भी होता है, कुछ प्रेम खराब भी होता है। तो यहाँ पे जो लस्टी पैशनेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे दूसरे तरीके के प्रेम के बारे में बात नहीं हो रही है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का काम क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस को डिसरप्ट कर देना, उसको सबोटाज कर देना, उसमें बम लगा के विस्फोट कर देना, ताकि हमारा सेंस ऑफ ड्यूटी खत्म हो जाए, हमारी प्राथमिकताएं खत्म हो जाएं, सही गलत को समझने की हमारी क्षमता खत्म हो जाए। लेकिन उसके बाद एक दूसरा प्रेम भी है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो है मित्रवत प्रेम। तो मित्रवत प्रेम अच्छा है, क्यों? क्योंकि मित्रवत प्रेम हमारी कॉन्शियसनेस को सबोटाज नहीं करता है, वो हमारी चेतना को सपोर्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद एक हमारा मैट्रिमोनियल लव है, पति पत्नी के बीच का संबंध है। तो उनके बीच का जो प्रेम है, तो वो प्रेम कैसा है? वो खराब है कि अच्छा? वो बहुत ही अच्छा प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो हमारी कॉन्शियसनेस को सबोटाज नहीं करता, वो हमारी कॉन्शियसनेस को अनुशासन में रखने का काम करता है, वो हमारी कॉन्शियसनेस को डिसिप्लिन में रखने का काम करता है। फिर तीसरा लव है रिलीजियस लव, भगवान के प्रति हमारा लव या अल्ट्रुइस्टिक लव। वो कैसा है? वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। वो क्यों अच्छा है? क्योंकि वो हमारी कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा हमारी
गैसियस कॉन्शियसनेस को मित्रता और मैट्रिमोनियल लव जो है वो लिक्विड में चेंज करते हैं, उसकी डेंसिटी को बढ़ाते हैं। और जो रिलीजियस लव है या अल्ट्रुइस्टिक लव है वो उसको सॉलिडिफाई कर देता है, उसे कन्वर्ज करके सॉलिड में बदल देता है। तो जब कॉन्शियसनेस हमारी सॉलिड हो जाती है तो वो बाहर की चीज़ों से प्रभावित नहीं होती, बाहर की चीज़ों को चोट नहीं पहुंचती है उसको, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और बाहर की चीज़ों में से अप्रभावित रहते हैं। तो इसलिए अल्ट्रुइस्टिक लव या जो रिलीजियस लव है वो हमारी कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने का, स्ट्रांग बनाने का, क्रिस्टलाइज करने का काम करता है। तो इस तरीके से बाकी प्रेम जो आप देखेंगे ये हमारी कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ जो पैशनेट लव है यही हमारी कॉन्शियसनेस को डिसरप्ट करने का काम करता है। इसलिए इस तरीके के लव को रिजेक्ट किया जाना चाहिए।